ये हाँ, यस सर, यू आर ऑडिबल। ओके सर। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के सभी सहकारियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सहकारियों, जिस लगन से, जिस चाहत से, जिस उम्मीद से, जिस आशा और आकांक्षाओं के साथ आप पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की इस ऑनलाइन मीटिंग में हर रोज रोजाना वक्त पर शामिल होते हो, सहयोग देते हो, सहकार करते हो। सहयोग का, सहकार का यह कारवा, यह रफ्तार तेजी से फैले। आपके और हमारे द्वारा देश के कोने कोने में रहने वाले सभी नागरिकों तक पहुंचे। आपकी यह मेहनत, आपकी ये मेहनत रंग लाए। सोने की चिड़िया वाला वह भारत, विश्व गुरु कहलाने वाला अपना भारत, मानवतावादी, गौरवशाली, सभी को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने वाला, आप सभी की आशा आकांक्षाओं का भारत का पुनर्निर्माण हो, पुनर्गठन हो। इस आशा आकांक्षाओं के साथ मैं अंबर सिंह चौहान पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की ओर से आप सभी सहकारियों का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। सहकारियों, जैसे नाहर सिंह जी ने कहा, हमारा अपना आज का मुख्य विषय है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, सामाजिक पुनर्गठन। इस विषय पर लगातार 4 दिन से आप और हम चर्चा कर रहे हैं। आज का यह 5वां दिन है। इससे पहले जो 4 दिन हमारे जो साथी है उन्होंने आपको जानकारियां दी है। सबसे पहले दिन धीमन श्याम सुंदर जी ने नीड ऑफ कंसेप्शन ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ अशोका द ग्रेट, इस पर आपसे चर्चा की। उसके बाद धीमंत एडवोकेट सुरेश गमरे जी ने विजन ऑफ अशोका द ग्रेट एंड प्रोफेसर जॉन डीवे रीअडॉप्टेशन बाय डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इसके बारे में आपको बताया। उसके बाद धीमन प्रोफेसर महेंद्र थोराट जी ने थ्योरी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पर चर्चा की। और कल धीमंत राजा राम आनंद जी उर्फ बाबू जी ने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, इसके ऊपर आपके साथ, हमारे साथ बहुत बड़ा अच्छा वार्तालाप किया। लाइफ इज एन ए सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन एनवायरमेंट। विषय का नाम देखकर ही ऐसा लगता है कि यह विषय बहुत ही बड़ा संजीदा है। सहकारियों, यह सब बताने का एवं आपको कहने का उद्देश्य यह है मेरा कि ये जो सभी टॉपिक्स है, इस सब्जेक्ट के है, ये एक दूसरे से लिंक है। समझने और जानने के लिए ज्यादा आसानी हो। आज तक जो आपने सुना, चर्चा की, उसकी आपकी जो यादें हैं वो यादगार
ताजा हो, इसके लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई। सहकारियों, आज का जो विषय है यह बहुत ही रोमांचकारी और वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करने वाला एक चिंतनशील सामाजिक विषय है, जो हमें कृतिशीलता की ओर आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा मदद करेगा। ऐसा यह रोमांचकारी और वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करने वाला चिंतनशील सामाजिक विषय। पीबीएसपी का विद्यार्थी होने के नाते मुझे आज ये मौका मिला है आपके साथ वार्तालाप करने का। यह मौका आप सभी के लिए भी खुला है। आप भी इस मौके का फायदा उठाइए और यह सारी बातें लोगों तक पहुंचाने के लिए आप सभी संकल्प करें, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। सहकारियों, समाज का जो अस्तित्व है वो हजारों सालों से है, समाज बना हुआ है। सोसाइटी इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सोसाइटी बनी हुई है, समाज बना हुआ है। आप और हम सभी इसी समाज के, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। फिर भी हम आज इस सामाजिक पुनर्गठन पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, इस पर भी हमें गंभीरता से सोचना है, समझना है, जानना है। सामाजिक पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह समझना, जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सहकारियों, यह सब जानने के लिए पहले हम जरा जान लेते हैं कि ये रिकंस्ट्रक्शन है क्या। द डेफिनेशन: रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी मीन्स a social transformation movement is an organized possibility for to unionize, to renovate, to revitalize and rejuvenate of Ambedkarism. अम्बेडकरिज्म को ताजा करने वाली, यौवनपूर्ण सिचुएशन में ले जाने वाली, नावीन्यपूर्ण बनाने वाली यह रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की मूवमेंट है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की एक ऑर्गेनाइज्ड पॉसिबिलिटी है। सहकारियों, जब हम अगर शब्दशः देखते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, व्हाट इज द रिकंस्ट्रक्शन, तो हम उसका अर्थ लगा सकते हैं पुनर्निर्माण करना, रीऑर्गेनाइज करना, रीअरेंज करना, रीऑर्डरिंग करना। समाज की आज की जो मौजूदा स्थिति है, जो व्यवस्था है, उसका पुनर्गठन करना। इसी तरह रिन्यूअल ऑफ लाइफ, रिन्यूअल ऑफ लाइफ मीन्स reconstruction of life, reshaping of life, reform of life, redesigning of life। सहकारियों, ये जो सारे मैं कह रहा हूं, यह केवल शब्द नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये विज्ञान इसमें छुपा हुआ है, ये विज्ञान के शब्द है सारे के सारे। जैसे नेचर, हमारे सामने नेचर एक विज्ञान के तौर पर बहुत बड़ी मिसाल है, और मानवीय जीवन भी इस विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सहकारियों, यह जो रिकंस्ट्रक्शन है, रिन्यूअल ऑफ लाइफ है, यह हमें क्यों करना है, इसकी क्या जरूरत पड़ी है, कारण क्या है इसका। तो सहकारियों, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए ये करना है, हमारे मानव अधिकारों को, हमारे मानवीय मूल्यों को प्राप्त करने के लिए करना है। प्रत्यक्ष रूप से हमारे मानवीय मूल्य
और मानव की अधिकार अमल में लाने के लिए करना है। डिग्निटी ऑफ लाइफ प्राप्त करनी है, ह्यूमन राइट्स प्राप्त करना है। समाज में आज के स्थिति में जो आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक विषमता है, उसे दूर करने के लिए भी हमें ये करना है। समाज में भय, भूख, गरीबी, बीमारी से ग्रस्त हमारे अपने लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए भी ये हमें करना है। समाज को सोच विचार करने वाली शिक्षा प्रदान करने, नागरिक को कुशल विचारक बनाना है। सोच विचार करने वाला समाज बने, विचार कौशल प्राप्त करके स्वयं पूर्ण और स्वाभिमानी बने, खुशहाली बने, इस देश में खुशहाली निर्माण हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित गौरवशाली भारत का पुनर्निर्माण हो। हमें इस समाज का, सोसाइटी का इसीलिए पुनर्निर्माण करना है। इसीलिए हमें अपना जो लाइफ है वो रिन्यूअल करना है सहकारियों। लेकिन कैसे करना है, कैसे करेंगे, यह बात भी महत्वपूर्ण है, यह भी हमें जानना जरूरी है। तो कैसे करेंगे हम? बाय एक्सप्लोरिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म, बाय एक्सप्लोरिंग एंड अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। असंशोधित अम्बेडकरवाद को समाज में, हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रचलित करना है, प्रसारित करना है, इनकल्पित करना है और आगे बढ़ना है। महानायक काशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग द्वारा जिस विषय की जानकारी हमें मिल रही है, जिन जिन विषय हमें यहाँ समझाए जा रहे हैं, उन सभी विषयों की जानकारी इसके लिए हमें प्राप्त करना बहुत ही अनिवार्य है। क्योंकि जब तक ये जानकारियां हम हासिल नहीं करेंगे, तब तक यह विषय समझना बड़ा मुश्किल का काम है। पीबीएस की के माध्यम से, एमकेएसओटी द्वारा जो जानकारी जिस विषय पर दी जाती है, वह विषय है कल्चर ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी, एजुकेशन मूवमेंट, दैट इज द एजुकेशन मूवमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। आप इसे एजुकेशन फिलोसॉफी ऑफ अम्बेडकरिज्म कह सकते हो। थिंकिंग स्किल फॉर द बेटर सिटीजनशिप, थिंकिंग स्किल फॉर द बेटर सिटीजनशिप। कोऑपरेशन is the another name of Ambedkarism or humanism. Understanding the reconstruction of unjust society based on caste, the successful governance of the Ashoka the Great. सहकारियों, आज का हमारा अपना विषय इसी 5वें विषय से संबंधित है। और यह जो 5वां विषय है, यह पहले चारों विषयों से सारगर्भित है। यानी इसमें सभी विषय एक साथ समाविष्ट है। सहकारियों, आज हमारे देश में जो विषमता है, जो वैमनस्यता है, उसका मूल कारण क्या है? आप सभी जानते हो, जातिवाद, कास्ट। इसी कास्ट की वजह से आज समाज में आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक विषमता पैदा हुई है। ये जो जाति है वो हमारे दिमाग में घर करके बैठी है, हमारे दिमाग में घर करके बैठी है। इसी जाति की जड़ें, इसी जाति की दिमाग में बनी हुई दीवारें हमें कुंकुवत करनी है, किलकिली करनी है, ढीली करनी है। इस जाति के दीवारों को हमें गिराना है। कैसे? सोशल एंडोस्मोसिस का जो फ्लो है,
वो बढ़ाना होगा। क्या है सोशल एंडोस्मोसिस? सोशल एंडोस्मोसिस is the natural flow and exchange of ideas, values, practices, knowledge, and energies between the society, within the community. और यह आज की जरूरी है। इट इज द नीड ऑफ टुडेज एनवायरमेंट। हमारा अपना खोया हुआ सामाजिक सौहार्द, सामाजिक भाईचारा, बंधुता, एकता हमें पुनश्च निर्माण करनी है। सोशल इफिशिएंसी निर्माण करनी होगी। क्या है ये सोशल एफिशिएंसी? सोशल एफिशिएंसी is an harmonious development of all types of power within the personality. मानवीय मूल्यों को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, पर्सनैलिटी को हमारी प्रतिभाशाली बनाना है, कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, कम्युनिकेशंस के माध्यम से कोऑर्डिनेट करना है, एसोसिएट लाइफ को बढ़ावा देना है, विद इन द कम्युनिटी और बिटवीन द कम्युनिटी विचारों का आदान प्रदान करना है। आपको और हमें जाति की जेल से बाहर आकर, देखिए सोचिए, आपको और हमें जाति की जेल से बाहर आकर खुले विचारों से, ओपन माइंड से सोचने की आदत डालकर डीकास्ट होने की ओर कदम बढ़ाना है। यह सब बातें क्या करेगी? हमें अपने आप को हमें डीकास्ट की ओर ले जाएगी और इसी ओपन माइंड से सोच विचार करने की कुशलता के साथ हमें एजुकेशन, थिंकिंग स्किल और कोऑपरेशन को साथ में लेकर डायनामिज्म ऑफ अंबेडकर को बढ़ावा देना है। डायनामिज्म ऑफ अंबेडकर को बढ़ाना है, नया समाज का निर्माण करना है। सहकार्य आज का जो विषय है उस पर मैं अधिक कुछ कहूं। देखिए, आज का जो मुख्य विषय जिसकी मैंने असल में अभी शुरुआत की नहीं है, अभी आपको तो अभी तक पृष्ठभूमि बताई है। इस विषय के बारे में आपको कुछ कहूं इससे पहले रिकंस्ट्रक्शन और लाइफ इज द सोशल सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन एनवायरमेंट से तात्कालिक स्थिति में अपने मूलभूत या अपने तात्कालिक स्थिति में अपने अनुभव के आधार पर जीवन का और विचारों का नवीनीकरण कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, इसका एक बेमिसाल उदाहरण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। कई दिनों से हम ऑनलाइन मीटिंग पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर हमने आज तक कभी बात नहीं की साथियों। इसलिए यह उदाहरण सोशल लाइफ के जो प्रोसेस है हमारी रिन्यूअल ऑफ लाइफ, दैट इज द सोशल प्रोसेस रिगार्डिंग विद द सोशल प्रोसेस, उसका है बेमिसाल उदाहरण है और बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का ये उदाहरण है जो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। जानबूझकर ये उदाहरण लिया है। संविधान सभा का पहला जो भाषण था बाबा साहब, उसमें से मैंने ये लिया है 17 दिसंबर 1946। मैं आपको साथियों ये पढ़कर सुनाता हूं जो अंग्रेजी में है मूल भाषण, जिसके ऊपर हमने कभी चर्चा नहीं की है आज तक। बाबा साहब कहते हैं, अचानक उन्हें बुलाया जाता है, कहा जाता है कि आप कुछ अपनी बातें रखो, मैं आगे की बातें नहीं करता हूं, वो सब आपको मालूम है, आपको जानकारी है सरकारी। I know today we are divided politically, socially, economically. We are a group of varying camps, and I may go even to the extent of confession that I am probably one of the leader
आप सच क्या। देखिए क्या बात कह रहे हैं बाबा साहब कि मैं भी वो एक क्याम का आदमी हूं, ऐसा आपको लग रहा है। बट सर, with all this, with all this, I am quite convinced that given time and circumstances, knowing in the world will prevent this country from becoming a one. क्या है इसका अर्थ मालूम है कि कोई भी शक्ति भारत को एकात्म होने से नहीं रोक सकती। बाबा साहब जिस परिस्थितियों में संविधान सभा में आए थे, जो लोग बाबा साहब को संविधान सभा में नहीं आने देते थे, उनके सामने बाबा साहब ये बात रख रहे हैं। पूरे संविधान सभा में तालियों की गूंज होती है। आगे बाबा साहब कहते हैं, with all our castes and creeds, I have not the slightest hesitation that we shall in some form be a united people. और पुनः से हर्षोल्लास होता है। I have no hesitation in saying that, notwithstanding the agitations of the Muslim League for the partition of India, someday enough, light would dawn upon the Muslim themselves, and they too will begin to think that united India is better even from them. और जोर जोर से पूरे सभागृह में तालियां बजती है, सदस्य बेंच बजाते हैं। साथियों, सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि जो बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान सभा में न आए, इसलिए सारी खिड़कियां बंद करने वाले लोग उस संविधान सभा में बैठे थे, विरोधी बैठे थे। उन्होंने क्या सोचा होगा बाबा साहब संविधान सभा में आने से पहले कि बाबा साहब आज क्या कहेंगे, किस तरह से कहेंगे। और जो कांग्रेस के सदस्य थे जयकर, उन्होंने जो प्रस्ताव रखा था, आपको सारी कहानियां मालूम है, मैं ज्यादा जानकारियां ये नहीं करूंगा, लेकिन वही जो घटना है कि इस घटना ने, इस वाक्य ने पूरे सभागृह का, पूरे सभागार का दिल जीत लिया। और बाबा साहब ने पूरे लोगों को, पूरे सभागार की जो वैचारिकता थी, जो सोच थी, जो स्थिति थी, वो पूर्णतया बदल दी। विद इन अ सिचुएशन किस तरह से हालात बदला जा सकते हैं, किस तरह से अपने आप को रिन्यू किया जा सकता है, सामाजिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, इसका यह नेशनल वर्ल्ड लेवल पर एक बेमिसाल उदाहरण है साथियों। इसलिए ये भाषण मैंने आपके सामने रखा, जिसकी पहली बार हम इस ऑनलाइन मीटिंग में आज मुझे रखने का ये मौका मिला। इसी भाषण में आगे जाकर बाबा साहब और एक कोटेशन कहते हैं, जिस पर हमने कई बार चर्चा की है थिंकिंग स्किल के कारण। आज भी ये कहना जरूरी है क्योंकि विषय जो है हमारा उससे रिलेटेड है। It's easy to give power. It's easy to give power, but it is difficult to give wisdom. सत्ता सौंपना और देना बहुत आसान है, लेकिन विजडम देना बहुत कठिन है। विजडम की जो मूल्य है, विजडम का जो महत्व है, वह जानना सहकारियों बहुत जरूरी है। यह कोई साधारण सी बात नहीं है। यह उदाहरण मैंने आप सभी के सामने इसीलिए रखा कि एक सामाजिक तौर पर जो रिन्यूअल ऑफ प्रोसेस है लाइफ, ये किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए आपके सामने ये उदाहरण मैंने रखा है। हमारे अपने सबोताल की स्थिति, परिस्थिति जन्य स्थिति में सोशल रिकंस्ट्रक्शन का सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट है उसी के
सहारे उसी के ऊपर अपना एक्शन करते हुए, क्रिया करते हुए सबसे बेहतरीन जो उदाहरण मेरे पास दूसरा कोई नहीं था। और मैं यह इसीलिए आपको कि इस विषय को अधिक सरलता से, सिंप्लिसिटी से आपके सामने मैं रख सकूं, समझा सकूं। क्योंकि सामाजिक जीवन की परिस्थिति जन्य नवीनीकरण का ये जो उदाहरण है, यह अत्यंत एक सामाजिक उदाहरण देकर मैं रख सकूं, इसलिए मैंने आपके सामने सहकारियों ये रखा। सहकारियों, लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। जीवन एक आत्म नवीनीकरण की प्रक्रिया है और यह नेचर की हमें सबसे बड़ी देन है। ये सेल्फ रिन्यूअल जो प्रोसेस है, यह एक नेचर ने दी हुई बड़ी गिफ्ट है, हमें बड़ी देन है। जब हम स्कूल में थे, याद करो वो दिन सभी साथियों, में जानबूझकर कह रहा हूं, लाइफ साइकिल मतलब जीवन की लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग बीइंग्स, सजीव की लाइफ साइकिल को हमने पढ़ा है। लाइफ साइकिल किस तरह से होती है, उस लाइफ साइकिल से विषय हमारा जुड़ा है। और ये जो लाइफ साइकिल है, दैट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लाइफ साइकिल इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। हर सजीव अपने अस्तित्व के लिए, अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष करता है। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना है। चार्ल्स डार्विन का नाम आपने सुना है। उनका जो प्रिंसिपल है इवोल्यूशन का, आप सभी को उसके बारे में जानकारी होगी। ओरिजिन ऑफ स्पेसिस के द्वारा उन्होंने यह सिद्धांत पूरे विश्व के सामने रखा है, चार्ल्स डार्विन ने। और जो उत्क्रांति का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत को आगे ग्रेगर मेंडल ने, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसे आगे बढ़ा है। ग्रेगर मेंडल ने उसमें अपने सिद्धांत में जनरेशन टू जनरेशन किस तरह से चेंजेस होते हैं उसके बारे में कहा है। उसकी कोई ज्यादा हमें आज चर्चा करने की है नहीं, लेकिन हमारे विषय का मूल हमें मालूम हो, इसलिए ये दोनों वैज्ञानिकों की इस थ्योरी को मैं आपके सामने रख रहा हूं। चार्ल्स डार्विन ने जो इवोल्यूशन थ्योरी दी है, उसमें चार्ल्स डार्विन कहते हैं, क्या कहते हैं चार्ल्स डार्विन? पर्यावरण की, देखिए, पर्यावरण की जो भी स्थिति होगी, जैसे भी होगी, उस स्थिति से संघर्ष करने में जिसमें शक्ति होगी, क्षमता होगी, वही अपना अस्तित्व बरकरार रख सकता है। ये चार्ल्स डार्विन की जो इवोल्यूशन की थ्योरी है, उसका मूल प्रिंसिपल है कि जो परिस्थिति होगी, जो पर्यावरण की स्थिति होगी, उसमें साथ अपने आप को संघर्ष करके जो स्थिति से अपने आप को, अपना अस्तित्व बरकरार रखने के लिए जिसमें क्षमता होगी, शक्ति होगी, वही अपना अस्तित्व बरकरार रख सकता है। अब इस बारे में अगर हम निसर्ग के कई उदाहरण देखते हैं, और आपने कही होंगे या कहीं कहावतें भी है उसके रिलेटेड, लेकिन उसके पीछे का ज्ञान हमें समझना है। देखिए कि जो मेंढक होते हैं, मेंढक आपने देखा होगा, ये बरसात में तालाब के किनारे घूमते हैं, लेकिन यही मेंढक धूप के दिन में कहाँ छिप जाते हैं, आपको हमें पता ही नहीं चल जाता है, वो जमीन में। यानी वो अपने आप की जो स्थिति है अडॉप्टेशन की, वो अपने उस प्रोसेस को अडॉप्टेशन प्रोसेस कहते हैं। विज्ञान का ये पार्ट है, विज्ञान की संज्ञाएं हैं उसकी, यानी सामाजिक संज्ञा और विज्ञान की संज्ञा से हमें कभी कभी कुछ बातें समझाने के लिए रखना जरूरी है। इसी तरह जो हम मराठी में उसको सरडा कहते हैं, कुछ लोग लिझाड़ कहते हैं, वो अपने आप रंग बदल लेते हैं, परिस्थिति जन्य स्थिति में अपने आप रंग बदल लेते हैं। जिसे आप छिपकलियां भी कई बार दीवार के आपने देखी होगी, पेड़ पे रहेगी तो अलग रंग रहेगा, दीवार पे रहेगी तो अलग रंग रहेगा। यह भी उसी तरह का अपने आप का, उस थ्योरी का एक बेमिसाल उदाहरण है। समझने के लिए मैं रख रहा हूँ सहकारियों। सहकारियों, आज का हमारा जो ये विषय है, इसीलिए मैंने कहा था कि एक वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा करने वाला
चिंतनशील सामाजिक विषय है। सामाजिक परिवर्तन के इस आंदोलन में सामाजिक पुनर्निर्माण एवं सामाजिक पुनर्गठन की इस प्रक्रिया जो ये है, यह महान अशोका के कार्यकाल के साथ हमारे अनेक महापुरुषों के योगदान के साथ चलती हुई आ रही है, जो हर बार हमें एक नया हमारे सामने मौका बदलने के लिए, परिस्थिति बदलने के लिए क्रांति का ये दौर चला जा रहा है और हर बार हर स्थिति में हमारे महापुरुषों ने उसके साथ मुकाबला किया है। विश्व के सुप्रसिद्ध जाने माने शिक्षाविद दार्शनिक प्रोफेसर जॉन डुई की किताब भी डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में वो लिखते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? एजुकेशन इज नॉट फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। यह संज्ञा हमने कई बार यहाँ बार बार रिपीटेडली सुनी है। इट्स लाइफ इटसेल्फ। इस किताब का जो पहला चैप्टर है डेमोक्रेसी इन एजुकेशन का, उसका नाम ही है एजुकेशन एज ए नेसेसिटी ऑफ लाइफ। इसमें प्रोफेसर जॉन डुई कहते हैं कि जीवन जीने के लिए हमें जिन बातों की आवश्यकता होती है, इसके लिए जीवन जीने के लिए हमें जिन बातों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन, हवा, पानी, ऊर्जा, उसी तरह शिक्षा की भी हमें जरूरत होती है। किसके लिए? अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी आदतें उत्पन्न करने के लिए, अच्छे विचार, अच्छी सोच की जरूरत निर्माण करने के लिए इन सारी बातों की हमें शिक्षा की जरूरत होती है। गत 2500 सालों में आप अगर हम देखते हैं तो बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बातें बदली है। महान अशोका का भारत और आज का भारत जब हम देखते हैं कंपैरेटिवली, एक तुलनात्मक तौर से जब हम देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आज हमें बदलने की जरूरत है? आप महसूस नहीं करते? ऐसा करते हो। हमें आज की विषमता जन्य स्थिति को बदलना है। आज की विषमता जन्य स्थिति को बदलने के लिए हमें भी बदलना है। हमें अपने आप में बदलाव करना होगा। जिस फोर्सफुली इग्नोरेंस के कारण हमारे अपने पुरखों को अनडिजायरेबल सोसाइटी में रहने के लिए मजबूर किया गया, जिसका परिणाम देश आजाद होने के बाद भी आज तक हम भुगत रहे हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए ही यह सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस ऑफ लाइफ को समझना जरूरी है। अपने आप में यह नवीनीकरण की प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। नोशन ऑफ कास्ट, कल्चर ऑफ स्टुपिडिटी को समझकर अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है। थिंकिंग स्किल में इजाफा होना चाहिए, कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, और यह सारी बातें एजुकेशन फिलॉसफी से जुड़ी होने के कारण मीन्स एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट, इसी के साथ हमें नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास को भी बनाना है। सिविलाइज्ड कल्चर सोसाइटी का निर्माण करना है। लाइफ साइकिल और रिन्यूअल ऑफ प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। जन्म और मृत्यु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का जन्म होता है, किसी का मृत्यु होती है। जन्म की जो यह प्रोसेस है, यह बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन से होती है। इसी तरह आइडियाज और प्रैक्टिसेस के माध्यम से समाज का ताना बाना
कंटिन्यूअसली बुना जाता है। इसी तरह ट्रांसमिशन के जरिए यह सभ्यता और यह सिविलाइजेशन का भी रिफॉर्म होते आ रहा है। बायोलॉजिकल लाइफ इज इसेंशियल, बायोलॉजिकल लाइफ इज इसेंशियल, बट सोशल कल्टीवेशन के लिए, मानवीय सभ्यता के लिए बिलीफ्स, होप्स, कल्चर्स, आइडियाज, प्रैक्टिसेस, यह ट्रांसमिशन के जरिए बड़ों से छोटे में कल्चर डेवलप करने के लिए कम्युनिकेशन के द्वारा फीलिंग ऑफ डूइंग, थिंकिंग बाय ओल्डर टू यंगर बहुत जरूरी है। सिविलाइज द हैबिट्स, गुड कल्टीवेशन ऑफ माइंड, रैशनल थिंकिंग एंड साइंटिफिक दृष्टिकोण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना चाहिए। सहकारियों, अन्य देशों के अलावा हमारा अपना जो देश है वह रूढ़िवादी है, परंपरावादी है, इसीलिए हम आपके हमारे देश में यह रूढ़िवादी और परंपरावादी बातों का ट्रांसमिशन ज्यादा हो रहा है। आज 21वीं सदी में भी यह रूढ़िवादी परंपराओं को हमारे देश में मान्यताएं मिल रही है। कुछ लोग उसके लिए बड़े प्रयत्न कर रहे हैं। अगर इसके बारे में कुछ उदाहरण आपको दिया जाए तो हम ताजा उदाहरण देखेंगे। हमारे देश में जो त्योहार मनाए जाते हैं अलग अलग तरीके के, और उन त्योहारों में धार्मिकता के नाम के ऊपर खुलेआम पर्यावरण की ध्वनि प्रदूषण के जरिए जो धज्जियां उड़ाई जाती है, कावड़ यात्रा के जरिए पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है, हाईवे बंद कर दिया जाता है, बेवजह से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की आवाज से बुजुर्गों और छोटे बच्चों को जो तकलीफें होती है, उसके परिणामों की जिम्मेदारी का एहसास तक इन रूढ़िवादियों को नहीं होता है, क्योंकि हजारों साल से जो रूढ़िवादी प्रथा परंपराएं चली आ रही है उसी का वो नतीजा उनमें पनपा है। बिना सोच वाली यह प्रथाएं इसीलिए चली आ रही है। सहकारियों, इसमें और एक बात है, आप देखिए 1950 के बाद संविधान लागू होने के बाद इसमें और भी इजाफा हुआ है, बढ़ापा हुआ है। कुछ लोगों ने अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए जानबूझकर ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। जन्म देना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग को भी बढ़ावा देना जरूरी है। एल्डर से अडल्ट में वो ट्रांसमिट होनी चाहिए। स्वयं को, अपने आप को, स्वयं को संरक्षित करने के लिए, फॉर आवर ओन कंजर्वेशन के लिए, सराउंडिंग की जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाइट, एयर, मॉइस्चर, इसी तरह परिस्थिति अनुरूप बदलाव भी जीवन में होता है। पाखंड और अंधविश्वास की रूढ़ी परंपरा कल्चर के बजाय हमें अच्छी सभ्यता का और सिविलाइजेशन को पर्कुलेट करने की आवश्यकता है। सहकारियों, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिन्यूअल ऑफ लाइफ बाय ट्रांसमिशन को समझना इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मीन्स continual readaptation of the environment to the need of living organism. Life covers custom, institution, beliefs, victories and defeats, recreation of occupations. Life is a whole range of experience. अपने अनुभवों का पुनर्निर्माण करना भी हमें इसलिए जरूरी हो जाता है। Habits of doing, थिंकिंग, फीलिंग पर एक्शन करनी होगी
अपने अनुभव के आधार पर स्ट्रांग हैबिट, अच्छे विचारों की, अच्छी फीलिंग का कम्युनिकेशन के जरिए ट्रांसमिशन करना होगा। टू चेंज आवर सेल्फ एज पर द अकोमोडेशन, दुनिया को बदलने के बजाय, दुनिया को बदलने के लिए कहने के बजाय अपने आप में बदलाव करना जरूरी है। जब हम और आप स्वयं में बदल करेंगे, स्वयं में बदलाव करेंगे, तो दुनिया आपका, हमारे बदलाव का अनुकरण करेगी। हमारे अपने बुजुर्गों पर जो फोर्सफुली इग्नोरेंस लादा गया था, उसके कारण हमारे अपने लोगों में स्ट्रांग हैबिट ऑफ डूइंग, थिंकिंग, फीलिंग, मतलब अच्छे सोच विचार पनपने ही नहीं दिए गए, जिसका नतीजा हम और आप आज भी भुगत रहे हैं। यह बात आपको और हमें आज भी समझना है। जो लोग आजकल बड़े, जो मैंने ध्वनि प्रदूषण का और पटाखों का जो उदाहरण दिया है, ये उसी का बहुत बेहतरीन उदाहरण है। सहकारियों, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, यह लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र केवल शासन व्यवस्था नहीं है, वह सामाजिक सहजीवन की अभिव्यक्ति है। शिक्षा जीवन के सामाजिक सातत्य का माध्यम है। जीवन स्वयं अपने आप में एक स्वयं पूर्ण निर्माण की प्रक्रिया है। सामाजिक जीवन के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। ज्ञान, अनुभव, श्रद्धा, आकांक्षा, रूढ़ी परंपरा और कौशल, यह शिक्षा से ही संक्रमित किया जा सकता है। शिक्षा यह एक सामाजिक है। शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण कार्य करती है। एक मिनट सहकारियों। सहकारियों, लाइफ जो है हमारा एक इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन एनवायरनमेंट, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, वो भी अनजस्ट सोसाइटी से, तो इससे जुड़े हुए जो कुछ उदाहरण हैं, उसका ये समझने के लिए हमें और भी जरूरत है। इस बारे में और एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं, जो आपको पता है, आपको जानकारी, आपको मालूम, लेकिन यह सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस लाइफ, जिसे हमने, जो आज का विषय है, थ्रू एक्शन अपॉन एनवायरनमेंट का कैसा है, यह समझने के लिए यह उदाहरण भी आपको हमें समझना है। और यह उदाहरण है मनुस्मृति दहन का। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया। बाबा साहब ने यह जो परिषद बुलाई थी, यह परिषद वास्तविक तौर पर महाड़ के 14 तले का जो सत्याग्रह हुआ था, और उस सत्याग्रह के वक्त हमारे अपने लोगों पर जो अत्याचार किए थे मनुवादियों ने, सनातनियों ने, रूढ़िवादियों ने, और उसके जरिए हमारे अपने लोगों को जो तकलीफें हुई थी, उस कारण तत्कालीन स्थानिक जो प्रशासन था, उन्होंने केस दर्ज किया था और न्यायालय में भी ये बात गई थी। और उस केस का न्यायालय ने कुछ लोगों को उसके ऊपर सजा सुनाई थी। सजा सुनाने के बाद वो जो न्याय मिला था, देखो आजादी तो उस वक्त नहीं थी, हम पारतंत्र में थे, लेकिन जो सामाजिक तौर पर न्याय मिला था, उस न्याय की जो बात थी, वो हमारे अपने लोगों में कहने के लिए पॉसिबिलिटी, जिसे हम कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ एजिटेशन, एजिटेशन से पॉसिबिलिटी, आपने हमने देखा है, वह परिषद बाबा साहब ने आयोजित की थी 3 दिन की। लेकिन इस परिषद के लिए जगह ना मिले, ये परिषद यशस्वी ना हो,
इसके लोगों लिए भी कई लोगों ने प्रयत्न किए, लेकिन हमारे अपने एक मुस्लिम सहकारी ने, मुस्लिम भाई ने अपनी खेत की जगह दी और बाबा साहब ने उस जगह पर मनुस्मृति का दहन कर उस परिषद का उद्घाटन किया। देखिए, और क्या किया इसमें से? एजिटेशन, पॉसिबिलिटी, आगे का आंदोलन, हमारे अपने लोगों को जो सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस किसका? जिस शास्त्र के द्वारा, जिस शास्त्र के माध्यम से हमारे अपनों पर जो फोर्सफुली इग्नोरेंस लादा गया था, वो फोर्सफुली इग्नोरेंस से बाहर आकर, उस फोर्सफुली इग्नोरेंस की बेड़ियां तोड़कर खुले वातावरण में सोचने समझने की और महान अशोका का उस वेलफेयर स्टेट का पुनर्निर्माण करने के लिए एक सोशल सेल्फ रिन्यूएशन, जिसे हम कहते हैं लाइफ रिन्यूएशन, एज एन एक्ट अपॉन एनवायरमेंट के तात्कालीन स्थिति में, उस परिस्थिति में उन्होंने निर्माण किया और समाज को एक नया संदेश किया। ये है सोशल लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस। एक मुक्ति का मार्ग दिखाया, उन बेड़ियों से, उन पाखंडों से बाहर आकर एक नया संदेश समाज में निर्माण किया और एक पॉसिबिलिटीज का उदाहरण दिया और एक ऐतिहासिक उदाहरण हमारे आपके सामने इज अ लाइफ इज अ सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अनजस्ट सोसाइटी का एक उदाहरण पेश किया। सहकारियों, लाइफ इज द सेल्फ रिन्यूअल प्रोसेस थ्रू एक्शन अपॉन द एनवायरमेंट रिकंस्ट्रक्शन। इस विषय को और अच्छी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए प्रोफेसर जॉन डीवे जी के जो किताब है, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, सभी ने जिक्र किया, आप सभी को पता है, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन को हमें बार बार पढ़ना चाहिए। क्या कह रहा हूं? जैसे एनिलेशन ऑफ कास्ट को हमें बार बार पढ़ना चाहिए, कास्ट इन इंडिया को बार बार पढ़ना चाहिए, इसी तरह इस किताब को भी हमें बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार समझना चाहिए। इस किताब के पहले चैप्टर में एजुकेशन एज नेसेसिटी ऑफ लाइफ के पहले ही लाइन में देखिए, इस किताब के पहले चैप्टर की पहले ही लाइन के बारे में अभी आपके सामने बात रख रहा हूं। क्या कहते हैं बाबा साहब? जॉन डीवे ने क्या लिखा है इसमें? द मोस्ट नोटेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग inanimate things is that the former maintain them slave by renewal। यानी सजीव और निर्जीव के लक्षण क्या है, यह बताया है, यह समझा है। हमें सजीव के लक्षण बताकर, सजीव के क्या लक्षण होते हैं यह बताकर, ये लक्षण अपनाकर जीवन जीना है। सजीव के लक्षण जीना है या निर्जीव के लक्षण के साथ जीना है। यह बात बहुत अच्छे तरीके से जॉन डीवे ने हमें समझाई है। सजीव होते हुए भी अगर हमने निर्जीव के लक्षण अपना लिए तो हम और आप भी मृत है, निर्जीव है। यह बात प्रोफेसर जॉन डीवे ने समझाई है। उस किताब की जो पहली लाइन है, वो जो पैराग्राफ है, वो मैं जरा पढ़ता हूं, फिर उसके बारे में आपको बताता हूं। प्रोफेसर जॉन डीवे की जगह द पहली लाइन, द मोस्ट नोटेबल डिस्टिंक्शन बिटवीन लिविंग एंड इनएनिमेट थिंग्स इज दैट द फॉर्मर मेंटेन देमसेल्फ बाय रिन्यूअल। उन्होंने यहां उदाहरण दिया है, पत्थर का उदाहरण दिया है उन्होंने। अ स्टोन व्हेन स्ट्रक रेजिस्ट if its resistance is greater than the force of the blow struck, it remains outwardly unchanged. Otherwise, it is shattered into smaller bits. Never does the stone attempt to react in such a way that
it may maintain itself against the blow, much less so as to render the blow a contributing factor to its own continued action. While the living things may easily be crushed by stronger force, if none the less tries to turn the energies which act upon it into means of its own further existence. If it cannot do so, it does not just split into smaller pieces, at least in the higher form of life, but loses its identity as a living thing. सहकारियों, बहुत बड़ी बात की है उन्होंने, but loses its identity as a living thing. प्रोफेसर जॉन डीवे जी ने सजीव और निर्जीव के लक्षणों को समझाने के लिए वो कहते गए, अगर हम जोर से ताकत से पत्थर पर हथौड़ा मारते हैं तो वह फूट जाएगा, उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। क्या वह छोटे छोटे टुकड़े पुनः एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं? पत्थर की वह पहली स्थिति, वह मजबूत पत्थर पुनः बन सकता है? जवाब है नहीं, क्योंकि पत्थर निर्जीव है। लेकिन सजीव एवं जीवित व्यक्ति अपने जीवन का कायम अस्तित्व रखने के लिए अपने आप को रिन्यूअल करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर जॉन डीवे ने कहते हैं, अगर किसी पावरफुल सत्ता ने ताकतवर व्यक्ति ने, अत्याचारी ताकतवर ने सजीव को, इंसान को बड़े ताकत से कुचला, अपने पावर से कुचला, उसे अधिकार से वंचित किया, उसके गरिमापूर्ण जीवन से वंचित किया, उसके जीवन को कुचला, उसे सताया, उसे दुख दिया, भय उत्पन्न किया, असुरक्षितता निर्माण की, और फिर भी आप उस क्रूर ताकत का, अत्याचारी सत्ता का मुकाबला नहीं कर पाए, उस अत्याचार का मुकाबला कर अपने आप को उससे उभार नहीं पाए, अपना जीना, अपना जीवन अगर बेहतर नहीं बना पाए और कुचलने वालों के, कत्ल खाने के उस मशीन में पिसाते रहे, तो आप और हम भी निर्जीव है, सजीव होते हुए भी निर्जीव है। इसीलिए हमें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा, अपना लाइफ सेल्फ रिन्यूअल करना होगा, अत्याचारों का मुकाबला करने के लिए, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए, बहुसंख्य जनता को अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए, वेलफेयर स्टेट की स्थिति निर्माण करने के लिए द्रव्य बल, मनुष्य बल, मानसिक बल का निर्माण करना होगा, एसोसिएट लाइफ का निर्माण करना होगा, कम्युनिकेशन, को एग्जिस्टेंस, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन के जरिए क्रिएटिविटी वाली कम्युनिटी को निर्माण करना होगा, कम्युनिटी को निर्माण करना होगा। जैसे कि सहकारियों, आज वक्त आ गया है, आज वक्त आ गया है, हमारे अपने देश की बहुसंख्य जनता को भय, भूख, बेकारी, बीमारी, असुरक्षितता में ढकने वालों को, अच्छी शिक्षा से वंचित करने वालों को, हमारे अपनों को कुचलने वालों को हमें डटकर मुकाबला करना होगा। नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस का ऑनेस्ट, इंडिपेंडेंट, डिसइंटरेस्ट क्लास द्वारा मुकाबला करना होगा। एक वेलफेयर स्टेट को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण, शासन, प्रशासन और लोकतंत्र का निर्माण करना होगा। प्रोफेसर जॉन डीवे जी ने कहा है, बाबा साहब भी ये बात कहते,
enlarge your mind, enlarge your capacity, enlarge your ability, enlarge your vision to think for self-renewal process upon the environment and reconstruct ourselves, our society, our nation. सहकारियों, at the last, at the end, मेरा यह जो वक्तव्य है हमारे उस स्लोगन के साथ एंड करूंगा, स्लोगन के साथ समाप्त करूंगा। महान अशोका का राज आएगा, सबको भयमुक्त बनाएगा। समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा, सोच विचार करने वाला समाज निर्माण करना होगा। थैंक्स टू ऑल। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, and over to my brother Mr. Nahar Singh. Thanks to all of you. Thank you. Thank you.